देश की जनता जानती है, दिल्ली की जनता जानती है, जो देश विरोधी है वो हमारे हित में क्या काम करेगा। कहें कि मैं चाय की दुकान खोलूँ या पकौड़े बेचने लगूँ या समोसा बेचने लगूँ, तो ये मैडम कोई रोजगार नहीं हो, ये तो एक आजीविका है। एक बात बताइए, 15 रुपए की टिकट के चक्कर में हमारे देश दिल्ली की महिलाएं स्टैंड पे खड़ी रहती है 10-10 बजे तक, और रास्ते में भगवान ना करे कोई हादसा हो जाए तो ये दोष किसको देते हैं? दिल्ली पुलिस को। 2014 से पहले 6 एम्स हुआ करते थे, अब 24 एम्स है, लेकिन रोजगार नहीं है। वो लोग केवल गरीबी मिटाने का नारा देते थे और मोदी जी ने गरीबी मिटाने का काम किया है। भैया गरीबी पार हो गई तो राशन क्यों ले रहे हो फ्री का? जब गरीबी खत्म कर दी सरकार ने तो राशन क्यों ले रहे हो? दिल्ली जैसा एम्स सिर्फ दिल्ली में और पूरे भारत में कहीं नहीं, जो एम्स बनाया सिर्फ नाम के लिए बना। वैसा एम्स जैसी जो दिल्ली में व्यवस्था, वैसी व्यवस्था इतना बढ़िया एम्स है तो केजरीवाल के मंत्री मिनिस्टर राहुल चड्ढा क्यों गए थे बाहर आंखों की ये दिखाने पर? दिल्ली के मंत्री के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के बच्चे बाहर विदेशों में पढ़ेंगे। तो आपने अभी तक डिसाइड कर लिया है कि कौन है अगला पीएम आपके हिसाब से? हमने तो 2014 में कर लिया था। अच्छा, 24 का हिसाब। तो किस बेस पर आप चाहते हैं कि जैसे आपने कहा कि 2014 में ही आपने डिसाइड कर लिया था, तो वो कौन सी अहम बिंदु हैं जिन पर आपने बीजेपी पे मोहर लगा दी थी 2014 में? देश हित। अच्छा, हाँ जी। तो और कोई पार्टियां नहीं कर रही है देश हित? एक बात बताइए, अभी कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को टिकट दिया है। हाँ जी, मनोज तिवारी के अगेंस्ट। मनोज तिवारी के, उसको क्यों दिया, क्या सोच के दिया? अच्छा, वो देश हित में काम करेगा या देश विरोधी काम करेगा? आपके हिसाब से क्या लगता है आप? देश विरोधी। अच्छा, जो जेएनयू के अंदर बैठ के नारे लगा सकता है, बिल्कुल। वो देश हित में नारे तो नहीं थे ना, देश विरोध में नारे थे। तो देश हित की बात तो है ही नहीं ना कहीं। अच्छा, देखिए बहुत ये जो सीट है अभी जहाँ से मनोज तिवारी के लेके बहुत दिन से जो है लगा हुआ था विराम कि भाई कब इस पे बनेंगे, सबकी नजरें थी, ये इस पे कांग्रेस जो है अपना प्रत्याशी उतार ही नहीं रही थी, लेकिन अभी एकदम से उतारा तो सीधा कन्हैया जी को उतार दिया। ऐसा क्यों? क्या वो रुके हुए थे कि एकदम से ट्विस्ट देंगे? कोई चेहरा भी नहीं था इनके पास। अच्छा, देखिए, भाजपा के पास चेहरा है, सबसे पहले भाजपा ने दिया, उससे पहले तो खैर आम आदमी पार्टी तो भूखी रहती है अच्छा, कि हम कब सीट दें। भाजपा ने चेहरे निकाले और जो 6 व्यक्तियों ने काम करा नहीं करा, लेकिन हमारे परिवर्तन की लहर है हमारे यहाँ। अच्छा, हर बंदे को मौका मिलना चाहिए, परिवारवाद नहीं है, अच्छा, ठीक है ना। 2 साल हर बंदे को मौका दिया, इस बार चेहरे बदले, और भाजपा के कांग्रेस के बाद तो चेहरा ही नहीं था। तो क्या लग रहा है ये कांग्रेस का जो स्टंट है कन्हैया को मनोज तिवारी के अगेंस्ट उतारना उनके लिए सही साबित होगा? नहीं, मनोज तिवारी ही रहेंगे? देश की जनता जानती है, दिल्ली की जनता जानती है, जो देश विरोधी है वो हमारे हित में क्या काम करेगा। अच्छा, चलिए अभी जैसे आम आदमी पार्टी की भी बात कर लेते हैं। केजरीवाल तो जेल में बैठा है, लेकिन उनका चुनाव प्रचार नहीं रुक रहा है, और जो चुनाव प्रचार में प्रचारकों की जो लिस्ट है उसमें खुद उनकी वाइफ भी जो है प्रचार करती हुई नजर आ रही है। इस पर आपका क्या कहना है? क्या उनको उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी ही जीतेगी? देखिए, उम्मीद तो हर व्यक्ति को होती है, जी, उम्मीद मेरे को भी है, उम्मीद आपको भी है, जी, ठीक है ना। अब वो खड़े कितने उतरते हैं वो डिपेंड करता है जनता पे, अच्छा, ठीक है ना। जनता 2 बार से ठगी है दिल्ली की, अच्छा, अब ठगना नहीं चाहती अपने आप। लेकिन वो तो यही दावा करते हैं कि भाई दिल्ली की जनता तो केजरीवाल को चाहती है क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है, महिलाओं के लिए बहुत क्या काम किया है? सिर्फ 15 रुपए की टिकट फ्री करी है बस के अंदर महिलाओं के लिए। अच्छा, 15 रुपए की टिकट फ्री करी है और बलात्कार फ्री करे हैं। कहते हैं वो तो हर सरकार की राजनीति है। एक बात बताइए, 15 रुपए की टिकट के चक्कर में हमारे देश दिल्ली की महिलाएं स्टैंड पे खड़ी रहती है 10-10 बजे तक, और रास्ते में भगवान ना करे कोई हादसा हो जाए तो ये दोष किसको देते हैं? दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस को इसलिए देते हैं क्योंकि केंद्र के अधीन है वो, है ना। अपनी कमियां नहीं देखते। अबे फ्री काय के लिए करते हो आप भाई? डीटीसी कितने लॉस में है, जल बोर्ड कितने लॉस में है, वो तो बीएसईएस प्राइवेट है तो लॉस में नहीं है। ये तो मेट्रो भी फ्री करने के चक्कर में थे। तो बीजेपी आपके साथ? हाँ बिल्कुल। मैडम, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि इस चुनाव में बीजेपी जीतने वाली है। मगर हाल ही के आंकड़ों को देखा जाए तो जहाँ तक है बेरोजगारी का जो स्तर है, अगर पिछले 10 वर्षों के भीतर आप देखें
तो इनके शासन में जो बेरोजगारी है वो बढ़ी है और जो गरीबी है उसमें भी जो वृद्धि हुई है, गरीबी और बेरोजगारी में दोनों ही वृद्धि हुई, वो इस कारण हुई है। देखिए बात देखिए, एक मैं बीच में आपको रोक रही हूँ। आप कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी भी, लेकिन आप उनका एक माइनस पॉइंट भी बता रहे हैं, ऐसा क्यों? मैडम ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफा मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ कि बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, बीजेपी केंद्र में अच्छा कर रही है, मगर दिल्ली में आप देखिए कि केजरीवाल लगातार जीत रहे हैं। तो दिल्ली के लिए केजरीवाल बेहतर कार्य करे, इसी वजह से जीत रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने इसलिए कहा कि बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है कि मैडम देखिए कि बेरोजगारी का अर्थ है कि आपकी योग्यता और इच्छा अनुसार आपको जब कार्य मिले तो वो है रोजगार। किंतु यदि अगर आप कहें कि मैं चाय की दुकान खोलूँ या पकौड़े बेचने लगूँ या समोसा बेचने लगूँ, तो ये मैडम कोई रोजगार नहीं हो, ये तो एक आजीविका है। जब व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता तो उसको तो अपना किस तरीके का रोजगार आप लोग चाहते हैं? मैडम जो रोजगार की यदि परिभाषा के अनुसार देखा जाए तो उसकी योग्यता या उसकी इच्छा अनुसार, यानी जैसे मान लीजिए मैं ग्रेजुएट हूँ या मैंने कोई टेक्निकल डिप्लोमा करा है, मान लीजिए आपने मास कम्युनिकेशन किया। अब यदि आपको मास कम्युनिकेशन फील्ड के अंदर काम करने को मौका ना मिले तो आपको तो कोई आजीविका ही खोलना पड़ेगा, कोई किसी और काम में लगना पड़ेगा। मगर आपकी इच्छा थी, आपकी जो योग्यता थी वो तो आपको मास कम्युनिकेशन की लाइन में जाना चाहिए था, मगर आपको उसको मौका नहीं मिल रहा। तो मैम इस तरीके से मैं कहूँ कि ऐसे बहुत सारे युवा हैं जिनको कार्य और वैकेंसीज भी बहुत कम आ रही हैं, उनको सरकारी नौकरी। एक सेकंड में सब आपके जवाब का सवाल ले लेती हूँ। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं भाई साहब, मैं आपको बता देना चाहूँ 2014 से पहले के आंकड़ों को देखिए, जो आंकड़े होते हैं, जो फिजिकल जो आंकड़े होते हैं उसकी बात कीजिए तो ईपीएफओ का डाटा 2014 से पहले 14 करोड़ रजिस्टर्ड था। साहब ये ईपीएफओ का डाटा किसको मिलता है आपको पता है? जो रोजगार पे होते हैं, जो कामगार होते हैं उनको ईपीएफओ मिलता है। 2014 के मुकाबले अब ये जब आप 24 में करें तो ये डबल नहीं, ये ट्रिपल हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ईपीएफओ के डाटा को उठा के देखिए। उसके बाद आइए स्टार्टअप इंडिया पे, स्टैंडअप इंडिया पे। आपने कहा ग्रेजुएशन, आपने कहा चाय की बात। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। एक चाय की कंपनी की बात करते हैं। एक चाय ऐसी मैं 10 कंपनियों के उदाहरण दे सकता हूँ जिसने चाय की कंपनियों ने जिसने कई MBA किए हुए लड़कों को लाखों के पैकेज पर रखा है, महीने के लाखों के पैकेज पे रखा है। उसका नाम है चाय कंपनी। आप अभी गूगल कर लीजिए, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। अब आइए स्टार्टअप इंडिया पे, स्टैंडअप इंडिया पे, वो आप देख लीजिए। कश्मीर में एक नाजिर, जम्मू कश्मीर का एक युवा स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से अपने गाँव के 100 लोगों को रोजगार देता है। अब आज ये रोजगार के आंकड़े पे ये कहते हैं रोजगार नहीं है। 2014 से पहले 6 एम्स हुआ करते थे, अब 24 एम्स है, लेकिन रोजगार नहीं है। 2014 से पहले 200 कुछ मेडिकल कॉलेजेस थे, 2024 में जब आप खड़े हैं 700 कुछ मेडिकल कॉलेजेस है, लेकिन रोजगार नहीं है। IIT सिंगल डिजिट में हुआ करते थे, जब आप 2024 में है तो डबल डिजिट में है, लेकिन साहब रोजगार नहीं है। नेशनल हाईवे को देखिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने कायम किया, लेकिन साहब रोजगार नहीं है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब में हमारा देश तीसरे नंबर पे आ गया विश्व में, लेकिन साहब रोजगार नहीं है। रुकिए, चलिए इसका जवाब मैं ले लेती हूँ। मैडम ये जो कह रही है 2-4 कंपनी के नाम बता करके और इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम लेकर ये कह रहे हैं कि इतना काम मिला, मगर ये डेटा की ही बात करें तो डेटा उठा लीजिए। यदि आप इकोनॉमिक्स से पढ़े होंगे तो उनको पता होगा। भाई डेटा आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश के अंदर अभी भी लगभग 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। इसका मतलब आप समझते हैं 20 करोड़ गरीबी, यानी उनको 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा। आप आंकड़ों की बात करें ना, आप देखिए डेटा उठा के देखिए कितने लोग गरीब हैं। जो गरीबी का स्तर देखिए, पिछले कांग्रेस का जो शासनकाल था उसमें जो गरीबी का स्तर था, मान लीजिए उसमें 10% था, और इनके शासनकाल में मान लीजिए गरीबी का स्तर जो है वो महज 2 या 3% ही कम हुआ है, जबकि इनकी अब आदत होता है कि 0% कम करेंगे गरीबी। देखिए मैं एक तरीके से किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, मगर हमें किसी का अंधा सपोर्ट भी नहीं करना है। जो चीज़ सच हो उसको सच बताइए और जो चीज़ गलत हो उसका गलत बताइए। यदि इनकी कुछ चीज़ें गलत होंगी तो हमें गलत कहना पड़ेगा। यानी कि आप सपोर्ट बीजेपी को ही कर रहे हैं, लेकिन उनकी कमियां गिना रहे हैं। नहीं मैडम, एक तरफा सपोर्ट किसी का नहीं, सपोर्ट नहीं कर रहा मैं बता रहा हूँ कि वर्तमान नहीं, तो आपके हिसाब से फिर आपको कौन लग रहा है? अगला पीएम मुझे कोई नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ की जनता का जो माहौल है और वो तो यही है, क्योंकि हमारा जो अपोजिशन है कमज़ोर पड़ चुका है। जब किसी लोकतंत्र की मजबूती वही होती है जब उसका अपोजिशन ताकतवर। हमारा कोई अपोजिशन है ही नहीं, कोई बढ़िया नेता है ही नहीं, तो किसको आदमी चुनेगा? तो एक सिंगल पीस है, उसी को आदमी को चुनना पड़ेगा। कोई आप कोई बढ़िया नेता लाकर आइए तभी तो कोई आदमी चुनेगा। चलिए इसका जवाब। बात है सिंगल, बाहर है ही नहीं, जितने नेता सब जेल में बंद हो गए तो बाहर तो कोई है नहीं लड़ने के लिए। बात है सिंगल पीस है, बात है सिंगल पीस। जिस सिंगल पीस की आप बात करें, सिंगल पीस बड़ा दमदार है साहब। वो जब गरजता है तो गरजता ये नहीं, दूसरे वाले बरसते हैं। काम के बिसात पर उसने अपने पैमाने को नापा है। 70 साल में आप जिसकी बात कर रहे हो, अभी आपने कुछ कहा कि कांग्रेस के टाइम में गरीबी नहीं मिटा पाए थे। इन 9 सालों में आप कह रहे हो
10%, 5% गरीबी मिटाने का काम किया। वो लोग केवल गरीबी मिटाने का नारा देते थे और मोदी जी ने गरीबी मिटाने का काम किया है, तो आपने खुद एक्सेप्ट किया है। साहब 9 साल में एक तरफ से 70 साल में भ्रष्टाचार हुआ था, 9 साल में गड्ढे भरना, उसके लेवल को ठीक करना, विकास के पैमाने को ठीक करना, साहब इसमें समय लगता है। लेकिन 9 साल में जो कुछ हुआ, 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पे आ गए, तो ये कोई आसान काम नहीं होता, ये कोई आसान काम नहीं होता। 2024 के बाद 2029 में फिर मिलेंगे, अब की बार तो 400 पार है, अगली बार फिर देखेंगे। भैया गरीबी पार हो गई तो राशन क्यों ले रहे हो फ्री का? जब गरीबी खत्म कर दी सरकार ने तो राशन क्यों ले रहे हो? ये काका कह रहे हैं कि राशन, काका कह रहे हैं राशन क्यों, सुन लो यार, भागो मत, सुन लो यार, सुन लो यार। अरे मैडम जवाब तो सुन के चाहिए। यो देखिए, ये पढ़े लिखे वाली डिग्री बता रहा हूँ, आपके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? स्कूल नहीं होंगे तो पढ़ा लोगे? साहब आपका भी स्कूल नहीं था, आप ये बता दो। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। तो मैं कौन से प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हूँ? मैं कौन सरकारी स्कूल बंद हो गए, एक बार जाके सर्च तो करो। प्राइवेट स्कूल यूपी में भी स्कूल बंद हो गए। मैं भी तो प्राइवेट स्कूल से, तो बता दो डाटा। अरे भागो मत यार, डाटा बता के जाओ। आप डाटा बताओ ना, कितने स्कूल बंद हुए, एक बात बता दो। एक चीज बताओ, हरियाणा के सीएम खुद ये बोलते हैं स्कूल बंद तो नहीं हुआ सरकारी, पर मैडम और मास्टर आवे हैं सुबह से शाम तक खाली पैर पे पैर धरे बैठे रहे, चले जाओ शाम को ड्यूटी करके। जब बच्ची ना स्कूल में तो होगा क्या? सब प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं ना, गवर्नमेंट की बात। देखिए अभी आप इनकी बात अगर मैं करूँ तो उत्तर प्रदेश के अंदर आप जाकर देखिए भाई साहब, कह रहे मास्टर हाथ पे हाथ पांव धरे बैठ जाते हैं और जाकर देखिए। अरे साहब यूपी के मेडिकल कॉलेज कितने ये तो बता दीजिए, यूपी में एम्स की स्थिति कितनी है ये तो बता दीजिए। बनाया एम्स यूपी में? भाई साहब यूपी में देश राहुल गांधी ने बनाया, राहुल गांधी ने बनाया, राहुल गांधी ने बनाया। फिर अरे जो ये एम्स बता रहे हैं मैडम जो ये एम्स बता रहे, देखिए एम्स बनने से नहीं होता, वहाँ पे कार्यान्वयन किस तरीके से हो रहा है देखना। दिल्ली जैसा एम्स सिर्फ दिल्ली में और पूरे भारत में कहीं नहीं, जो एम्स बना है सिर्फ नाम के लिए बना, वैसा एम्स जैसी जो दिल्ली में व्यवस्था वैसी व्यवस्था इतना बढ़िया एम्स है तो केजरीवाल के मंत्री मिनिस्टर राहुल चड्ढा क्यों गए थे बाहर आंखों की ये दिखाने? बस देखिए मैडम जो एम्स है वो केंद्र के अंदर जब इतना बढ़िया है, जब इतना बढ़िया कह रहे हैं काम चल रहा है, तो वो बाहर क्यों जा रहे हैं आंखें दिखाने? बस हम तो यूपी में। देखिए अभी ये बात कर रहे थे इतने बिल्कुल एक चीज सही कहा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और जब चुनाव में जब ये सरकार में नहीं होता तो इनके आंकड़े देखिए, इनके जुबान देखिए, ये कहते हैं कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, हम लोग सरकारी अस्पताल में इलाज कराएंगे। दिल्ली की जनता तो मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के सांसद लंदन में बैठ के इलाज कराएंगे। दिल्ली के मंत्री के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के बच्चे बाहर विदेशों में पढ़ेंगे। चाहे स्वाति मालीवाल की बहन का इलाज लंदन में हो रहा हो, चाहे राघव चड्ढा के आँख का इलाज लंदन में। अरे भाई साहब मोहल्ला क्लिनिक में आपने इलाज क्यों नहीं करवाया? ये केवल जनता को टोपी पहनाने का काम किया जी। और जनता समझ चुकी है कि भैया टोपी पहनाने वालों को उल्टा टोपी पहनाएंगे और 24 में जवाब देंगे, 25 से विदाई वापस करेंगे इनकी। तो देखिए दिल्ली की जनता तो अपना रिजल्ट बता चुकी है खुद ही, और उन्होंने बता दिया है कि वो किसको अगले पीएम के रूप में देख रहे हैं। लेकिन आप बताइए आप किसको देख रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 2 दिन बचे हैं चुनाव के पहले चरण में और 102 सीटों पर चुनाव अभी पहले चरण में होना है। कई अहम राज्य हैं इसमें शामिल। तो अब आप बताइए आपको क्या लगता है, सिर्फ 2 दिन बचे हैं, क्या आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आप किसको पीएम बनाने वाले और किसको वोट देने वाले? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन गौरव के साथ।